अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द स्मार्ट डिकोडेड फिजिक्स। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो आज मैं वैसे ये जो पूरा एक्सरेज का जो टॉपिक है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा यहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, पर अगले पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक भी समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरेज का आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। देखो, एक्सरेज को सबसे पहले एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था किसने? डब्ल्यू रोएंटगन ने। और कब किया था? 1895 में किया था। ठीक है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी चीज़ कि आप एक्सरेज को डिफाइन कैसे करते हो। एक बात आपको पता है कि एक्सरेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हैं, ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई है। ठीक है, क्यों हाई है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब किसी भी चीज़ के अंदर जाने की पावर। ठीक है, मतलब अंदर से गुजरने की पावर। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सरेज आपको पता है आपकी स्किन से गुजर जाती हैं। ठीक है, मान लो ये आपकी स्किन है, तो एक्सरेज जो है वो स्किन को ऐसे गुजर के स्किन से चली जाती हैं। फिर जाहिर है हमें स्क्रीन पर हमारी इमेजेस नज़र आती हैं, आपको पता है। हड्डियों से नहीं गुजरती तो हमें हड्डियाँ हमें अच्छे से दिख जाती हैं, जो हम कहते हैं कि भाई एक्सरे करवाओ। ठीक है, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि हमारी स्किन से ही पेनिट्रेट कर रही हैं। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है। वेवलेंथ शॉर्ट का मतलब क्या? कि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है। और फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या? कि इनकी बेसिकली एनर्जी हाई है। तो अगर सिंपली कहना हो, सिंपलेस्ट वर्ड्स में कहना हो आपको, तो आप कह दो सिंपली के एक्सरेज की जो एनर्जी हाई है, जिसकी वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या है? हाई है। ठीक है जी। अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं। देखो, रीजन की बात की जाए तो ये गामा रेज और यूवी रेज के बीच में लाई करती हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखो तो उसमें हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पर्टिकुलर रीजन दिया जाता है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। ठीक है, तो अगर मान लो ये गामा है और मान लो ये यूवी रेज है, इधर यूवी रेज का रीजन है। ठीक है, और ये अगर उसकी वेवलेंथ को शो करा है, इसका ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये जो बीच वाला रीजन है ना, उसको बेसिकली आप एक्स रेज कहते हो। ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसके लिए अगर आपने पढ़ रखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ बेसिकली ये एनर्जी है। यहाँ पर मैंने गलती से फ्रीक्वेंसी लिख दिया है, आप सही कर दीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, एनर्जी कितनी होती है एक्स रेज की? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एक्स रेज की? 3 × 10⁻16 से लेकर 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है जी, और इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। अच्छा जी, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की प्रोडक्शन। ठीक है, पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। देखो, एक्सरेज के वैसे दो टाइप्स होते हैं, एक होती है कंटिन्यूस एक्सरेज और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। हमारे सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ही है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में मेजरली जो मुझे पता है यूज़ होती हैं कंटिन्यूस एक्सरेज। ठीक है, यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और इसको किस मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है? कूलिज ट्यूब मेथड से। ठीक है, अब इस मेथड की कंस्ट्रक्शन पढ़ लो। अब आप पूछोगे सर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या है? अब उसके लिए ना आपको ये पूरा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, जिसके बाद आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इधर। ठीक है, लेकिन जब आप वीडियो में आगे बढ़ोगे, प्रोडक्शन को समझ लोगे, तो फिर ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी मज़ीद। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। डेफिनेशन बेसिकली ये है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वो एक्सरेज होती हैं जिनकी जो वेवलेंथ कह लो या फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ कह दो ना, वो फिक्स होती हैं। अब मान लो जैसे नीचे मैं बता रहा हूँ इधर, वैसे तो मैं अभी जब बताता जाऊँगा तो तुम्हें क्लियर होती जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसे समझ लो। मान लो ये एक्सरेज निकल रही हैं, ये जो तीन आप देख रहे हो ना, मान लो ये एक्सरेज निकल रही है। ये एक फोटोन है, ये दूसरा फोटोन मान लो ये तीसरा एक फोटोन है। वैसे इस केस में तो एक ही होगा। तो देखो, इसकी कोई ना कोई यूनिक वेवलेंथ की वैल्यू होगी, इसकी कोई ना कोई यूनिक वेवलेंथ की वैल्यू होगी, इसकी कोई ना कोई यूनिक वेवलेंथ की वैल्यू होगी। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू कहो, फ्रीक्वेंसी की कहो या एनर्जी की कहो, पर्टिकुलर कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी। मान लो अगर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, एनर्जी की बात करो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसकी वैल्यू है, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी है, तो इसका मतलब सिंपल है कि इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर फिक्स है। हमें कोई भी वेव यहाँ पर 2.1, 2.2 या 100 ऑन या 1.3
ऐसे रैंडम वैल्यूज़ की हमें कोई भी वेवलेंथ या हम कह दो एक्सरे नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इनकी फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। तो अभी ये क्लियर होती जाएगी, अभी तो ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया आपको। तो देखो सबसे पहले कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब आपने वैसे पढ़ा होगा ये 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास की फिजिक्स के अंदर, कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी लूज करता है, ठीक है, तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। वैसे कैसे यूज़ करता है आज आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। देखो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई स्पीड से इससे टकराता है ना, तब एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। अब ये इससे उससे क्या है ये सारा समझते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन समझ लो, सबसे पहले हाई वोल्टेज बैटरी यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। इसका भी मैं पर्पस बताऊंगा, फिलहाल वीडियो पे बने रहो। देखो हाई वोल्टेज बैटरी हमने यहाँ पर लगाई हुई है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने एक टंगस्टन मेटल वो जो है ना क्या कहते हैं लगाया हुआ है। उस टंगस्टन मेटल को आप कहते हो टारगेट मटेरियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके लगते हैं, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया तो इसलिए हम इसको एनोड कहते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और दूसरी चीज़, इसके नेगेटिव टर्मिनल को आप देखो तो वो लो वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ के एक फिलामेंट है, इसको आप बेसिकली फिलामेंट बोलते हो, ये भी जनरली जो है टंगस्टन का ही होता है, ठीक है। ये फिलामेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अभी लो वोल्टेज बैटरी भी तो लगी हुई है ना, उस पर ज़रा सा फोकस करते हैं कि लो वोल्टेज बैटरी यहाँ पर क्या कर रही है। देखो लो वोल्टेज बैटरी को आप देख सकते हो डायरेक्टली कनेक्टेड है फिलामेंट से, इसका पॉजिटिव टर्मिनल फिलामेंट के साइड से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव टर्मिनल फिलामेंट के साइड से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये क्यों लगा हुआ है अभी बताते हैं। देखो जो लो वोल्टेज बैटरी लगी हुई है ना यहाँ पर, वो बेसिकली क्या करेगी, देखो जो करंट होगा, अब तुम जानते हो ये जो जाहिर है लो वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड है आपका ये फिलामेंट, ठीक है। मतलब अब ये जो फिलामेंट से जब करंट पास होगा लो वोल्टेज बैटरी से, तो ये जो फिलामेंट है वो हीट करना शुरू कर देगा। अब ये इतना हीट तो हो ही जाता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकल पाए, याद रखो सिर्फ निकल पाए, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मैं सिर्फ लो वोल्टेज बैटरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब लो वोल्टेज बैटरी से इसके अंदर करंट पास होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक इसको आके तो लगते हैं, ठीक है, लेकिन स्पीड से नहीं लगते, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स लगते ही नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्पीड से नहीं लगते, लेकिन स्पीड से लगेंगे तभी एक्सरेज इफिशिएंटली प्रोड्यूस होंगी। कैसे प्रोड्यूस होगी वो भी पता चलेगा, पर ये एक रूल याद रखो, एक्सरेज को हाई स्पीड में, इलेक्ट्रॉन्स को इधर हाई स्पीड में इस वाली जो टारगेट मेटल है इसको हिट करना ज़रूरी है, तभी एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। अब ये लो वोल्टेज बैटरी से तो लगाया गया है, अब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी कम है, तो अब क्या किया जाए, तो इसीलिए हमने क्या किया, हाई वोल्टेज बैटरी को भी लगा दिया। अब हाई वोल्टेज बैटरी तुम देख सकते हो सेटअप कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव के साथ जुड़ चुका है। तो इससे फ़ायदा पता है क्या होगा, अभी कैसे होगा ये नहीं, बस ये सोचो फ़ायदा क्या होगा, कि फ़ायदा क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। देखो ये ज़ाहिर है हाई वोल्टेज बैटरी है तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स तो ज़्यादा ही होगी ना, तो इससे बेसिकली ये जो पूरा सेटअप बना हुआ है ना ये बैटरी वाला, कि इसका टर्मिनल इसके साथ जुड़ना वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिकली कर क्या रही हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से ये हम जो बोले इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, इससे अभी वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी तो वो ज़ोर से इधर जाके लगेगा। ज़ोर से लगने का मतलब अभी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर लगेंगे, और इसी की वजह से इफ़िशेंटली या ज़्यादा से ज़्यादा कहो एक्सरेज आपकी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब वही वाला सवाल आपका कि एक्सरेज क्यों प्रोड्यूस हुई, ऐसा क्या है, ऐसा क्या जादू है कि हम इलेक्ट्रॉन को टंगस्टन पे लगा रहे हैं और जिसकी वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा अब उसकी एक्सप्लेनेशन हम समझ देते हैं, ठीक है। ये तो ऊपर ऊपर से था सारा, अब कुल मिला के मैं समराइज़ कर देता हूँ। देखो हाई वोल्टेज बैटरी क्यों लगाई गई है, ठीक है, तो आप लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकलने के इस प्रोसेस को वैसे थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज बैटरी लगाई गई है इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए। लो वोल्टेज बैटरी क्यों लगाई हुई है, फिलामेंट को हीट करने के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर लो वोल्टेज बैटरी फिलामेंट से क्यों डायरेक्ट कनेक्ट की, डायरेक्ट आप हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट कर देते, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि अगर हाई वोल्टेज कनेक्ट करेंगे ना तो ये फिलामेंट जो है ये ज़ाहिर है मेटल का बना हुआ है, तो ये ज़्यादा हीटअप होकर मेल्ट होकर ब्रेक भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें लो वोल्टेज लगाना पड़ा, ठीक है। तो लो वोल्टेज बैटरी क्यों लगी हुई है, ताकि वो फिलामेंट को हीट करे और थर्मियोनिक एमिशन करा पाए, थर्मियोनिक एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, ठीक है।
टंगस्टन का ये जो ये वैसे फिलामेंट जनरली टंगस्टन का होता है। एनोड की बात की जाए तो ये बेसिकली टंगस्टन का बना हुआ है, और इससे क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन आके तेज से लगते हैं और यहीं से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब आपको हर चीज़ की वर्किंग पता चल गई। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनर शेल, शेल लिख देना, इनर शेल ट्रांजिशन फ्रॉम अ हेवियर एलिमेंट। अब हेवियर एलिमेंट किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने टंगस्टन लिया है ना, टंगस्टन भी एक हेवियर एलिमेंट है। कैसे, जब एटॉमिक नंबर हाई हो ना तो आप उसको सिंपली हेवियर एलिमेंट कहते हो। अब उसमें एनर्जी डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कैसे ज़्यादा होते हैं वो ज़रा से मैं आपको समझा देता हूँ इधर से, वीडियो लंबी ना बने बस, पर कोशिश करते हैं यार, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो, हाई एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे ख्याल से हाई एटॉमिक नंबर 72 होता है टंगस्टन का, वेरीफाई कर लेना। मतलब इस पर जो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा, मतलब न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये जो है ना, जो शेल्स होंगे, ठीक है, ज़ाहिर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की करेगा। अब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ये दिखाएगा के शेल की तरफ, कि के शेल को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उससे कम करेगा एल शेल को, ठीक है, उससे भी कम करेगा एम शेल को, और उससे भी कम करेगा एल शेल को, या मे भी करेगा ही नहीं। ठीक है, करेगा ही नहीं, मे भी करेगा, लेकिन इससे फ़ायदा पता है क्या हुआ, कि ये जो आप देख रहे हो ना, एनर्जी डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए। ठीक है, मतलब के शेल का एल शेल से देखो, ये रहा के, ये रहा एल, के शेल का एल शेल से देखो, ठीक है, एल का एम से देखो, एम का एन से देखो, तो एनर्जी डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इसी की वजह से हमें क्या है, लार्ज एटॉमिक नंबर मतलब हेवियर एलिमेंट चाहिए होता है। अच्छा, प्रोड्यूस कैसे होती है ये देखते हैं। देखो, ये जो हाई स्पीड से मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो थर्मियोनिक इमिशन होगा, हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो बेसिकली क्या करेगा, ये जो आप देख रहे हो ना ये शेल्स, ये शेल्स किसके हैं, एक टंगस्टन मेटल का है, नहीं, एक टंगस्टन एटम का है। ठीक है, ये मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ एक एटम पर फोकस किया जा रहा है। तो एक एटम पर फिलहाल फोकस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आने से हो क्या रहा है। अब बोहर थ्योरी ये इसमें भी मदद करती है कि हम समझ पाएँ। देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, लोअर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। मान लो ये के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम फिलहाल इसको के एल एम एन कोई नाम नहीं दे रहे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन आया। अब हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन ने बेसिकली क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, अब निकालने के बाद बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो है ना खाली जगह क्रिएट हो गई, उस खाली जगह को बेसिकली आप होल कह सकते हो। अब इस खाली जगह, ये ज़्यादा जगह, या ये जो है ज़्यादा स्टेबल जगह है, ठीक है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो आकर इसको फिल करेगा, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी गेन करनी है। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ठीक ऊपर वाले शेल से आ सकता है, या तो इसके और ज़्यादा ऊपर वाले शेल से आ सकता है, या और ज़्यादा ऊपर वाले शेल से आ सकता है। ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे हो सकती है। देखो, कुछ कंडीशंस में, अब ज़ाहिर है बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे ना एलिमेंट के अंदर, तो कुछ एटम्स के अंदर, काफ़ी एटम्स के अंदर तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर रहा है। काफ़ी एटम्स के अंदर ये देखने को मिलेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है। काफ़ी एटम्स में ये देखने को मिलेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है। ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बाय द वे। देखो, अब केसेस हो सकते हैं। देखो, अभी गौर से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन ठीक ऊपर वाले शेल से होल को फिल करता है, फिर भी एक फोटोन रिलीज होगा। क्या, एक फोटोन रिलीज होगा, समझे, एक ही फोटोन रिलीज होगा। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको फिल करता है तो फिर भी एक फोटोन रिलीज होगा। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल करता है इस होल को, तो भी एक फोटोन रिलीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब तीनों केसेस में फोटोन ही तो रिलीज हुए हैं, तो फ़र्क क्या होगा, फ़र्क होगा इनकी एनर्जी में और इंटेंसिटी में भी। फिलहाल एनर्जी समझ लो, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आगे। एनर्जी का कैसे, देखो, ये इलेक्ट्रॉन अगर या इसको आके फिल करता है तो ये वाला एक फोटोन निकला। अब इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी पता है आपको, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो यहाँ पर थी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो यहाँ पर है उससे माइनस कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा इस फोटोन की एनर्जी क्या है। ठीक है, अब फोटोन की एनर्जी उतनी होगी जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा। अब इसमें और इसमें देखो तो एनर्जी का डिफरेंस वैसे कम है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। इसमें और इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका भी आप ज़्यादा कह दो। ठीक है, और इसमें और ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा होगी एनर्जी। इनके कंपैरेटिवली बात करी जा रही है। ठीक है,
बस ये समझाता था, वैसे ऐसे ही एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और आगे चलकर हम इंशाल्लाह एक्स के सीरीज़ और एल सीरीज़ को पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो अभी एक्स रेज की भी कुछ क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन आप सुन लो। एक्स रेज को क्लासीफाई किया जाता है, मतलब देखो एक्स रेज की ऐसा समझ लो कुछ टाइप्स ही होती हैं, के सीरीज एक्स रेज और एल सीरीज एक्स रेज। देखो के सीरीज एक्स रेज को आप हार्ड एक्स रेज कहते हो, एल सीरीज को आप सॉफ्ट एक्स रेज कहते हो। अब ऐसा क्यों? देखो अगर आप एल सीरीज एक्स रेज की बात करो तो उनकी एनर्जी के सीरीज के मुकाबले कम होती है, जिसकी वजह से हम उनको सॉफ्ट एक्स रेज कहते हैं। और के सीरीज की एल के मुताबिक ज़्यादा होती है एनर्जी, जिसकी वजह से हम उनको हार्ड एक्स रेज कहते हैं। तो अभी ये हमारा एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगले पार्ट में इंशाल्लाह ये के सीरीज़ और एल सीरीज़ भी कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए अभी के सीरीज़ एक्सरसाइज को भी शुरू करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। के सीरीज़ एक्सरसाइज की बात अगर की जाए तो उसको के सीरीज़ एक्सरसाइज इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन उड़ाया जाता है ना, वो के शेल का उड़ाया जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है के शेल के अंदर, हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन उससे टकरवाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली यहाँ से क्या करता है, निकाल देता है। ठीक है, अब फोकस करो कि इसने निकाल तो दिया। आप निकालने के बाद आप देख सकते हो होल क्रिएट हो गया। होल का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए खाली स्टेबल जगह क्रिएट हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की कम एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो इसकी जगह को आके फिल करेगा। या तो एल शेल से आ सकता है, या तो एम शेल से आ सकता है, या तो एन शेल में आ सकता है। अब किसी भी कंडीशन में आएगा। ठीक है, मान लो एल शेल से इलेक्ट्रॉन आया, के शेल के होल को फिल किया, तो आप देख सकते हो के अल्फ़ा फोटोन रिलीज़ होगा। के अल्फ़ा फोटोन मतलब एक ही फोटोन रिलीज़ होगा इधर। और अगर एम का इलेक्ट्रॉन के होल को फिल करेगा तो के बीटा रिलीज़ होगा। एन का इलेक्ट्रॉन के होल को फिल करेगा तो के गामा रिलीज़ होगा। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क होगा एनर्जी का और इंटेंसिटी का। अगर आप देखो तो के गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद के बीटा की, उसके बाद के अल्फ़ा की। क्यों? एनर्जी डिफरेंस आप देख सकते हो, जो एनर्जी डिफरेंस एन और के बीच में है, ठीक है, वो ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ज़्यादा कौन सा है? दूसरे नंबर पे एम और के का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे एल और के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कुछ सीक्वेंस बनता है आपका एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको है बाय द वे। इंटेंसिटी, हाँ, अब ये इंटेंसिटी के अल्फ़ा की ज़्यादा क्यों है, के बीटा की और के गामा की, उसके लिए मैं इंटेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में दूंगा, तो बने रहना। एल सीरीज एक्सेस को देखो तो देखो एल सीरीज एक्सेस क्यों, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन जो उड़ाया जाएगा वो एल शेल का उड़ाया जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन आया, याद रखना हाई स्पीड से आया, फिर उसने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। ठीक है, अब निकालने के बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, इधर भी वही केस के इधर होल क्रिएट हो गया। हाँ, इधर देखो होल क्रिएट हो गया। होल क्रिएट होने के बाद या तो एम शेल का इलेक्ट्रॉन एल शेल के होल को आके फिल करेगा। ठीक है, अगर फिल करेगा तो एल अल्फ़ा रिलीज होगा, एल अल्फ़ा फोटोन रिलीज होगा। ठीक है, अगर एन शेल का इलेक्ट्रॉन एल शेल के होल को फिल करेगा, फिर एक फोटोन रिलीज होगा जिसको आप एल बीटा कहते हो। फ़र्क इसमें भी एनर्जी और इंटेंसिटी का होगा। ठीक है, अब एनर्जी की बात करते हैं। तुम्हें पता है एनर्जी जो है एल बीटा की ज़्यादा होगी एल अल्फ़ा से। क्यों? एनर्जी डिफरेंस देख लो, एल और एन के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा और एल और एम के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम। ठीक है, दिख रहा है ना, कम है, कम और ज़्यादा के बारे में। अभी इंटेंसिटी की बात की जाए तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो है एल अल्फ़ा की ज़्यादा होगी और एल बीटा की एल अल्फ़ा से कम होगी। अब इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंटेंसिटी का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। इधर लिखे हुए सारी चीज़ें देखो। अभी कंपैरिजन अगर किया जाए तो कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि के सीरीज़ के एक्सरेज की जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली ज़्यादा होती है एल सीरीज़ के एक्सरे से। और कई बार मैथमेटिकल रिलेशन इसको वेरीफाई कर लेना तो बताया जाता है कि के सीरीज़ एक्सरेज की जो एनर्जी है वो तकरीबन 10 गुना होती है एल सीरीज़ एक्सरेज की एनर्जी से। ठीक है, वजह क्या है इसकी, ज़रा वजह सुन लेते हैं। कि तुम जानते हो यार कि ये शेल्स तो मैंने यहाँ पे बराबर तरीके से बनाए हुए हैं कि लग रहा है कि इसके और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वही एनर्जी डिफरेंस इसके और इसके बीच में, और वही एनर्जी डिफरेंस इसके और इसके बीच में है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाया है। एक्चुअल में शेल्स कैसे बनते हैं आप वो देखो कि ये अगर आपका के शेल है, ठीक है, ये आपका एल शेल है, तो ये आपका एम शेल होगा और ये आपका एन शेल होगा। तुम देख रहे हो जैसे जैसे शेल्स का नंबर बढ़ रहा है तैसे तैसे जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या है,
एनर्जी का डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी डिफरेंस, एक बार जूम करके दिखा देते हैं। देखो जो एनर्जी डिफरेंस अगर मैं मान लो इसको के मान लेता हूँ, तो जो एनर्जी डिफरेंस के और एल के बीच में होगा उससे कम एनर्जी डिफरेंस होगा के और एम के बीच में, और उससे भी कम एनर्जी डिफरेंस होगा एम और एन के बीच में। ठीक है, उसकी वजह क्या है, वजह देखो कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस की सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होगी के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होगी, जिसकी वजह से ये जो है शेल इसके ज़्यादा करीब आ जाएगा। अब एल शेल भी करीब आएगा, लेकिन एल शेल उतना करीब नहीं आएगा। ठीक है, और एम शेल भी थोड़ा बहुत करीब आएगा, मतलब ऐसा समझो तकरीबन बहुत ही कम। एन शेल भी बहुत ही कम, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी गैप से क्रिएट होते हैं। ठीक है, कि अगर आप देखो तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, उससे कम एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के बीच में, उससे कम इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ऐसे कुछ एनर्जी डिफरेंसेस बनते हैं आपके पास। तो यही एक वजह है यहाँ पर भी, के सीरीज एक्सिस की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी अगर तुम देखो तो वैसे मैं अगर कंपैरिजन करवाऊँ, के सीरीज एक्सिस की एनर्जी एल सीरीज से ज़्यादा होने का सिंपल मतलब ये है कि के अल्फ़ा की जो एनर्जी होगी ना, वो एल अल्फ़ा से ज़्यादा ही होगी। देख सकते हो कैसे, जो एनर्जी डिफरेंस मैंने बताया ना एल और के दरमियान है, एल और के दरमियान है, उससे कम एनर्जी डिफरेंस है एम और एल के दरमियान। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, के सीरीज के जो एक्सेस की जो एनर्जी है वो एल अल्फा से ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलर केस विथ व्हाट, के बीटा की एनर्जी एल बीटा से ज़्यादा है। ठीक है, क्यों, देख सकते हो कि अगर एन और एम के एनर्जी डिफरेंस की बात की जाए तो वो कम है किससे, एम और के एनर्जी डिफरेंस से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी हम एक काम करते हैं यहाँ पर, एनर्जी ऑफ एक्सरेस का कॉन्सेप्ट और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेस का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। देखो एनर्जी ऑफ एक्सरेस आपको पता है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, इंटेंसिटी पे थोड़ा ज़्यादा दूंगा। देखो जब आपको पता है कि एनर्जी ऑफ एक्सरेस जो है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी डिफरेंस पर डिपेंड करती है हायर और लोअर शेल के दरमियान। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, एक फोटोन की एनर्जी हम बयान करते हैं। एक फोटोन की एनर्जी आप जानते हो, ई इज इक्वल्स टू एच इन टू फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फोटोन की। बेसिकली फोटोन तो एक वेव नेचर शो करता है ना, है तो वैसे पार्टिकल, लेकिन अब वेव पार्टिकल डुअलिटी आपको पता है। अच्छा, अब ये एक फोटोन की कितनी एनर्जी होगी, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्स रेस। ठीक है, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं एल अल्फा की एनर्जी कितनी है, तो एल अल्फा मैंने आपको बताया वो एक फोटोन है, तो हम उस एक फोटोन की एनर्जी कैसे बताएंगे, एम शेल की एनर्जी को एल शेल की एनर्जी से माइनस कर दो, तो एनर्जी डिफरेंस और वही एनर्जी फोटोन की होगी। अच्छा, अब ये डिपेंड किस पे करती है, देखो जो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो, तो एनर्जी जो डिपेंड करती है वो बेसिकली क्या, फ्रीक्वेंसी पे करती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, वो एटॉमिक नंबर पे करती है। ठीक है, या फिर अगर आप दूसरे अल्फाजों में कहो तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो ही बेसिकली डिपेंड करता है किस पर, एटॉमिक नंबर पर। अब ये एटॉमिक नंबर पे क्यों डिपेंड करता है बताते हैं ज़रा आपको। देखो एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना इन न्यूक्लियस। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने से होता क्या है कि जो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो बढ़ता है। चार्ज बढ़ने का मतलब वो ज़्यादा 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 इंटेंसिटी से आप कहो कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। ठीक है, तो अगर आप अभी शेल्स बनाओ, तो ये रहा आपका के शेल, ये रहा आपका एम शेल, ये रहा आपका एन शेल, ये रहा के एल एम, और ये रहा एन शेल। ठीक है, अगर आप देखो तो के शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो के शेल इसके ज़्यादा करीब आ जाएगा। ठीक है, आप मान लेते हैं इसको हम करीब कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा, ये ज़्यादा करीब आ गया, ज़्यादा ही करीब आ गया फिलहाल समझने के लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब तुम जान सकते हो कि एल शेल पर उतनी जो है ना क्या कहते हैं नहीं लगेगी, क्या कहते हैं उतनी अट्रैक्शन नहीं लगेगी, लगेगी सही। ठीक है, लेकिन के शेल के कंपैरेटिवली कम लगेगी। तो के शेल को हम सामने, एल शेल को हम सामने तो करेंगे लेकिन कम सामने करेंगे। ठीक है, मान लो इधर हो गया ये, और एम शेल पर तो और भी बहुत और ज़्यादा कम लगेगी एल शेल के कंपैरेटिवली, तो उसको भी तकरीबन थोड़ा सा सामने कर देते हैं। और ऐसा मान लो एन शेल पे बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है, तो मैं इसको इधर ही रख देता हूँ, ये थोड़ा सा चलो नीचे कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। तो अब तुम देख सकते हो एनर्जी डिफरेंसेस इससे बढ़ जाएंगे, कि इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस और ज़्यादा होगा, उसके बाद उसके दूसरे नंबर पे इसका ज़्यादा होगा, उसके तीसरे नंबर पे इसका। ठीक है, लेकिन अगर आप देख सकते हो कि पिछले केस के दरमियान, पिछला केस अगर आप देखो
तो उसके मुकाबले ये जो एनर्जी डिफरेंसेस है वो बढ़ जाते हैं। मतलब इसके इसके बीच में और इसके बीच में अगर कंपैरेटिवली किया जाए तो इसके और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा इसके और इसके एनर्जी डिफरेंस के हवाले से। ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखना, कोशिश की है कि ये चीज़ क्लियर करूँ। हाँ, तो इस वजह से एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है एनर्जी डिफरेंसेस, जिसकी वजह से एनर्जी ऑफ वन फोटोन किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे आप कह सकते हो। और किसका एटॉमिक नंबर है, ये जो हमने टंगस्टन मेटल यूज़ किया है ना एनोड, उसके एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। अभी हम इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज पर आ जाते हैं। देखो इंटेंसिटी का बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर है, मान लो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पर फॉल कर रहे हैं, उसको आप कहते हो बेसिकली इंटेंसिटी। जैसे अगर आप बल्ब और लेज़र की बात की जाए तो अगर आप दो तरीके की दीवार ले लो, एक ये वाली दीवार ले लो, एक ये वाली दीवार ले लो, अगर इस पर तुम बल्ब की लाइट छिड़को, मतलब छिड़को नहीं, बल्ब की लाइट अगर तुम इस पर फॉल करवाओ तो तुम देखोगे पूरा जो दीवार है वहीं रोशन हो जाएगी अंधेरे में। ठीक है, लेकिन अगर तुम लेज़र की बात करो तो लेज़र सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पर ही आएगा, बाकी सारी दीवार आपको जो है रोशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बनाओ, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसमें भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बनाओ और इसमें भी एरिया बनाओ, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइट तो फैली हुई है ना, तो अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में देखोगे तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, बेसिकली कम आएंगे। ठीक है, और अगर आप लेज़र का ये वाला अगर आप मीटर स्क्वायर देखो, ये वाला मीटर स्क्वायर, तो उस पर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे होंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं लेज़र की इंटेंसिटी इस मीटर स्क्वायर के एरिया में ज़्यादा है बल्ब की इंटेंसिटी से, वो भी इस मीटर स्क्वायर के एरिया के कंपैरेटिवली। ठीक है, इंटेंसिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। इंटेंसिटी को वैसे आप शिद्दत कहते हो। अच्छा, लेकिन जो है अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस ये समझ लो कि इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है कैसा ऐसा समझो फॉल हो रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ये जो हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ज़्यादा जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उड़ाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, मतलब ऐसा समझो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और वहीं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करते हैं। सॉरी ये एक सेकेंड, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं, वो टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पे डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर तुम देखो तो अगर ये जो आपको फिलामेंट दिख रहा है, अगर इसका टेम्परेचर और भी बहुत ज़्यादा हो और ज़्यादा हीट हो, तो मतलब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कॉमन सेंस की बात है, मेटल है, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे तो इफिशिएंटली यहाँ से निकल पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए कि ब्रेक ही हो जाए। ठीक है, तो एक हद तक ये जो है ना, मतलब टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ज़्यादा एनर्जी लेकर। ठीक है जी, हाँ, अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, वो मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का हो या अभी आप इसके के लिए वोल्टेज कह दो कि देखो अगर यहाँ पर हमने लो वोल्टेज बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, अगर हम इसके वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देंगे तो ये हीट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और एक्सेस की प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। इस पर भी डिपेंड करते हैं और इस पर भी डिपेंड करते हैं। अगर ये और ज़्यादा हाई वोल्टेज हो गया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्पीड से हिट करेंगे, और ज़्यादा स्पीड से हिट करेंगे तो आपको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक अगर पहुँच गए तो एक्सरेज की फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, एक्चुअल सीक्वेंस ये है कि देखो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो डिपेंड कर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट क्या है। अब टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट तुम्हें पता है लो वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड है तो उसके वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी पर भी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा जी, वीडियो को स्लो करके देख लेना, ज़्यादा जल्दी बोल गया। अच्छा, अब इंटेंसिटी का तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया तो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि के अल्फ़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है के बीटा से और के बीटा की ज़्यादा क्यों है के गामा से। ठीक है, बेसिकली क्या है कि देखो हमने यहाँ पर जो केस लिया है वो सिर्फ एक एटम का लिया है,
लेकिन अगर आप एलिमेंट की बात करो तो उसमें बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में तुम देखो क्या हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन उड़ेगा तो मैक्सिमम केसेस में यही हो सकता है ज़्यादा आसानी से कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन इसको आके फिल कर सकता है ना, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में मान लो 2 बिलियन एटम्स हैं, तो 2 बिलियन एटम्स में आप ऐसे मान लो कि 1 बिलियन एटम में कितने केसेस होंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल के 1 बिलियन एटम में कितने केसेस होंगे कि एल शेल में के 1 बिलियन एटम्स में हर एक एटम में जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो के शेल के होल को फिल कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा समझो 1 बिलियन फोटॉन्स यहाँ से आएंगे, क्योंकि एक एटम में एक एटम से एक फोटोन निकल रहा है, तो 1 बिलियन एटम से 1 बिलियन फोटॉन्स आपके, तो इसकी तादाद हो गई, ठीक है। तो और बाकी जो क्या कहते हैं बाकी अगर आप कह लो कि ऐसे मान लेते हैं कि बाकी कुछ केसेस में क्या होगा, बाकी बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा कि एम शेल का इलेक्ट्रॉन इसको आके फिल करेगा, ठीक है। और उससे भी कम केसेस में क्या होगा कि एन शेल का इलेक्ट्रॉन इससे आके फिल करेगा, ठीक है। मान लो 1 बिलियन एटम में ये केस हो रहा है कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन इसको आके फिल कर रहा है, तो ऐसा समझो कि आधा बिलियन फिलहाल ऐसे ही कह रहे हैं कि आधे बिलियन में ये वाले केसेस हो रहे हैं और आधे ही बिलियन में ये वाले केसेस हो रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं, देखो, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और तीसरे नंबर पे ये ज़्यादा केसेस, लेकिन यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए अच्छा अभी समराइज कर देता हूँ कि देखो 1 बिलियन एट 2 बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं बाय द वे, ठीक है। तो एक एटम में अगर ये वाला केस हो रहा है तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल के होल को आके फिल करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में के अल्फा ही रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। और उससे कम केसेस में क्या होता है कि मतलब उससे कम एटम्स में क्या होता है कि एम शेल का इलेक्ट्रॉन इसको आके फिल करता है, और जिसकी वजह से के बीटा रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि एन शेल के इलेक्ट्रॉन ने के शेल के होल को आके फिल किया, जिसकी वजह से बहुत ही कम केसेस में के गामा रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा केसेस में के अल्फा रिलीज हो रहे हैं तो तुम जान सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स की अगर आप कलेक्टिवली तादाद देखो तो के अल्फा की ज़्यादा है ना, ठीक है। और दूसरे नंबर पे तादाद किसकी ज़्यादा होगी, के बीटा की, और तीसरे नंबर पे के गामा की। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अभी देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा कलेक्टिवली अगर आप पूरे बिलियंस ऑफ एटम्स में देखो तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स कौन से रिलीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा केसेस में के अल्फा ही रिलीज़ हो रहे हैं ना। तो हम कह सकते हैं के अल्फा की जो नंबर ऑफ फोटॉन्स वाली जो तादाद है, के अल्फा की जो तादाद है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि के अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे ऐसे ही के बीटा की, तीसरे नंबर पे के गामा की। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो इंटेंसिटी डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। और सिमिलर केस जो है इसके साथ भी यही है कि मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि एम शेल का इलेक्ट्रॉन एल शेल के इलेक्ट्रॉन को आके फिल एम शेल का इलेक्ट्रॉन के एल शेल के होल को आके फिल करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में यही होता है, मतलब मैक्सिमम एटम्स में यही होता है कि एल अल्फा रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। और उससे कम एटम्स में ये होता है कि एन शेल तक इलेक्ट्रॉन आया होल को फिल करने के लिए, उससे भी कम केसेस में होता है। मान लो अगर जो है क्या कहते हैं, मान लो 2 बिलियन एटम्स हैं, ठीक है। 2 बिलियन एटम्स से मान लो तो 1.5 बिलियन एटम्स में केसेस ये वाला होगा कि एम शेल का इलेक्ट्रॉन एल शेल के होल को आके फिल करेगा, और बाकी जो 0.5% 0.5 बिलियन है उन एटम्स में क्या होगा, मतलब आधे बिलियन एटम्स में क्या होगा कि एन शेल का इलेक्ट्रॉन एल शेल के होल को आके फिल करेगा, जिसकी वजह से अगर आप कलेक्टिवली देखो तो एल अल्फा के फोटॉन्स की तादाद ज़्यादा, जिसकी वजह से हम कहते हैं एल अल्फा की इंटेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और बाकी जो ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो में आता होगा कि देखो एक मेटल था, उसमें हमने हाई एनर्जी वाली वेव्स जो है उससे को वो कराई, एक्सपोज करवाई, जिसकी वजह से इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के निकल गया, ठीक है। तो ये केस था। और हाई एनर्जी वेव्स में तुम जानते हो हम एक्सरे भी ले सकते हैं, यूवी भी ले सकते हैं और गामा भी ले सकते हैं। इस केस में भी मैं बात काम करते हैं गामा ही एक्सरे ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये वाला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर आप एक्सरे की प्रोडक्शन देखो तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो है इलेक्ट्रॉन को टकरवा रहे हैं हाई स्पीड से मेटल के साथ, टंगस्टन मेटल के साथ, और उसमें से क्या हो रहा है एक्सरे रेज निकल रही है। तो आप देख सकते हो पहले एनर्जी को डाला और इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डाला एनर्जी निकली। इसी की वजह से हम इसको रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और ये भी एक अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पर कि ओनली 0.5% to 1% एनर्जी अपियर्ड एज एक्स रेज।
इसका मतलब क्या है कि अगर आप 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो 0.5 जूल या 1 जूल जो एनर्जी निकलेगी वहीं उसी को आप एक्सरे कह सकते हो। तो इसकी इफिशियंसी इतनी कम होती है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म।